हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है डीमर्जर। देखो डीमर्जर क्या होता है उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डीमर्जर क्यों होता है। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ये कंपनी के दो सेगमेंट है, आप कह सकते हो दो डिवीजन है, दो यूनिट है। एक ऑटोमोबाइल और दूसरा है इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। अब ये एक्स लिमिटेड जो है ये डिसाइड करती है कि हम अपने कोर बिजनेस पे फोकस करें। कोर बिजनेस मतलब मेन बिजनेस पे फोकस करें। तो इसके लिए वो एक्स लिमिटेड इंश्योरेंस एंड फाइनेंस को ट्रांसफर कर देती है जेड लिमिटेड के अंदर। और जो नई कंपनी है इसको हम बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। जेड लिमिटेड बन जाएगी रिजल्टिंग कंपनी और जो एक्स लिमिटेड है वो बन जाएगी डीमर्ज कंपनी। एक्स लिमिटेड अपने एक सेगमेंट को, डिवीजन को, यूनिट को ट्रांसफर कर देती है जेड लिमिटेड को। तो जेड लिमिटेड एक नई कंपनी जिसको हम रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं, और एक्स लिमिटेड जो अपने ही सेगमेंट का, अपने ही डिवीजन का, अपने ही यूनिट का ट्रांसफर कर देती है उसको हम बोलते हैं डीमर्ज कंपनी। तो मैंने आपको बताया कि एक्स लिमिटेड जो है वो अपने कोर बिजनेस यानी अपने मेन बिजनेस पे फोकस करने के लिए करती है डीमर्ज। अपने ही यूनिट का, अपने ही डिवीजन का, अपने ही सेगमेंट का, अपनी अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर देती है दूसरी कंपनी के पास। नई कंपनी को बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी, और जो पुरानी जो कंपनी है जो अपने ही सेगमेंट को, अपने ही यूनिट को ट्रांसफर करती है उसको हम बोलते हैं डीमर्ज कंपनी। तो कोर बिजनेस पे जब फोकस करेगी ये एक्स लिमिटेड तो इसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ग्रोथ अच्छी होगी इसकी, और इसकी वजह से इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंक्रीज होगा। और दूसरा इसका बेनिफिट ये हो सकता है इसको कि रेजिंग कैपिटल फॉर एक्सपांशन, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल रेज कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं डीमर्जर क्या होता है। देखो डीमर्जर नाम से ही मालूम पड़ रहा है आपको, डीमर्जर जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है मर्जर का। डीमर्जर मीन्स सेपरेशन और यू कैन से ट्रांसफर ऑफ ए पार्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस इनटू अनदर कंपनी। एक कंपनी अपने पार्ट का यानी अपने डिवीजन का, अपने यूनिट का, अपने सेगमेंट का ट्रांसफर कर देती है दूसरी कंपनी में, या सेपरेशन कर देती है अपने डिवीजन यूनिट सेगमेंट का, उसको हम बोलते हैं डीमर्जर। तो यहाँ पर देखो ऊपर एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ था एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड यहाँ पर क्या है, डीमर्ज कंपनी, मतलब कंपनी हुज अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी, जिसकी अंडरटेकिंग ट्रांसफर की जाती है रिजल्टिंग कंपनी के अंदर, उसको बोलते हैं डीमर्ज कंपनी। और रिजल्टिंग कंपनी मतलब सॉरी रिजल्टिंग कंपनी क्या होगी, इसमें जो इंश्योरेंस एंड फाइनेंस है कंपनी एक्स लिमिटेड अपने इस सेगमेंट को ट्रांसफर कर देती है जेड लिमिटेड में। तो जेड लिमिटेड क्या बन जाएगा, रिजल्टिंग कंपनी। तो रिजल्टिंग कंपनी मीन्स कंपनी टू विच अंडरटेकिंग ऑफ डीमर्ज कंपनी इज ट्रांसफर, जिसके अंदर डीमर्ज कंपनी ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। उसके बाद हम देख लेते हैं एज पर सेक्शन 2 क्लोज 19AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की डीमर्जर क्या होता है। तो इसमें बताया कि डीमर्जर इन रिलेशन टू एक कंपनी के संबंध में डीमर्जर मीन्स मतलब द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग बाय डीमर्ज कंपनी टू अ रिजल्टिंग कंपनी, यानी डीमर्ज कंपनी अपनी एक या उससे अधिक अंडरटेकिंग या अपने यूनिट या अपने डिवीजन या अपने सेगमेंट को ट्रांसफर कर देती है रिजल्टिंग कंपनी को अंडर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13, जिसमें मर्जर एक्विजिशन डीमर्जर्स के बारे में बताया गया है कंपनीज एक्ट 13 के सेक्शन 230 से 232 के तहत। डीमर्जर शुड बी इन सच ए मैनर दैट, डीमर्जर जो होना चाहिए वो इस तरीके से हो कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज
all the assets and liabilities of demerged company becomes assets and liabilities of resulting company। यानी जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है डीमर्ज कंपनी की, पुरानी कंपनी की, जो अपना सेगमेंट, अपने डिवीजन, अपने यूनिट को ट्रांसफर कर रही है, उसकी जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो रिजल्टिंग कंपनी यानी नई कंपनी की बन जानी चाहिए। और जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी वो बुक वैल्यू पे होगी, यानी डीमर्ज कंपनी के बुक्स में जितनी एसेट्स की वैल्यू है, जितनी लायबिलिटीज की वैल्यू है, वही वैल्यू नई कंपनी यानी रिजल्टिंग कंपनी की बुक वैल्यू होगी। उसके बाद है शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 75% इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स in the demerged company are ready to become shareholder of the resulting company। यानी डीमर्ज कंपनी के अंदर कम से कम 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स रेडी होने चाहिए शेयर होल्डर बनने के लिए रिजल्टिंग कंपनी के। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय रिजल्टिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी, उसको छोड़ के, यानी 75% जब आप काउंट करोगे तो जो शेयर्स रिजल्टिंग कंपनी ने ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं या इसकी सब्सिडरी ने होल्ड किए हुए हैं उनको आप हटा दोगे, यानी डीमर्ज कंपनी में सिर्फ वही शेयर होल्डर काउंट करोगे जो बाहर के बनते हैं। उसके बाद रिजल्टिंग कंपनी इशू इट्स शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। मतलब रिजल्टिंग कंपनी जो इशू करेगी शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको प्रपोर्शनेट बेसिस पे इशू करेगी। अब ये प्रपोर्शनेट बेसिस क्या होता है आगे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ एन अंडरटेकिंग इज ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस। मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है अंडरटेकिंग का वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे हो, मतलब ये पर्पज होना चाहिए कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे लायबिलिटीज जो है और लोन्स जो कंसेंट होंगे यानी वो संबंधित होने चाहिए ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग, यानी अंडरटेकिंग की कंपनी के ऑपरेशन से संबंधित लोन लायबिलिटीज हो। अगर एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं टैक्स इंसेंटिव्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी एंड डीमर्ज कंपनी। यानी डीमर्ज कंपनी को क्या टैक्स इंसेंटिव्स है, क्या टैक्स बेनिफिट्स है, क्या टैक्स एडवांटेजेस है। सबसे पहली टिप्स है टैक्स एडवांटेज डीमर्ज कंपनी को, वो है एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। देखो जो डीमर्ज कंपनी अपनी एसेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफर करेगी रिजल्टिंग कंपनी को, तो जो भी एसेट्स वो ट्रांसफर करेगी उस एसेट्स पे कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, यानी एग्जम्पशन है। उसके बाद टैक्स कंसेशन टू फॉरेन कंपनी। देखो एक डीमर्ज कंपनी जो फॉरेन कंपनी है ये डीमर्ज फॉरेन कंपनी रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी को जब बिजनेस ट्रांसफर करेगी तो कम से कम ध्यान रखना है 75% शेयर होल्डर्स इस डीमर्ज फॉरेन कंपनी के रेडी होने चाहिए रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए। दूसरा, इस डीमर्ज कंपनी का जिस कंट्री में भी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर कोई कैपिटल गेन अट्रैक्ट ना होता हो, तो जो भी इस डीमर्ज कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रखे हैं वो शेयर्स ट्रांसफर हो गए जब रिजल्टिंग कंपनी को, तो उसमें टैक्स कंसेशन मिल जाएगी फॉरेन कंपनी को। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर्ड बाय डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी ऑन विच इन्वेस्टमेंट अलाउंस इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 32 AD दैन डिडक्शन शैल नॉट बी विड्रॉन। मतलब डीमर्ज कंपनी के पास कोई प्लांट मशीनरी है, जब बिजनेस ट्रांसफर होगा तो ये प्लांट मशीनरी भी चली जाएगी रिजल्टिंग कंपनी के पास। तो बोला कि जितना भी इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो क्लेम किया जाता है 32 AD के तहत, यानी अगर कोई कंपनी कोई अंडरटेकिंग नोटिफाइड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में है वहाँ पर वो कोई नया प्लांट मशीनरी लेती है अपने बिजनेस के लिए, तो उस प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है, यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड होता है 15% के हिसाब से। तो क्या बोला कि ये प्लांट मशीनरी अगर रिजल्टिंग कंपनी के पास चली भी जाएगी तो भी विड्रॉन नहीं होगी डिडक्शन, यानी डिडक्शन उसको मिलेगी नई कंपनी यानी रिजल्टिंग कंपनी को।
उसके बाद है एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी ऑन ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशंस। देखो डीमर्ज कंपनी के पास जो लाइसेंस होता है ऑपरेट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, जैसे आइडिया, एयरटेल, ये सर्विस प्रोवाइड करती है टेलीकम्युनिकेशंस की, यानी टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेट करने के लिए इनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट से। तो एक्स लिमिटेड जो डीमर्ज कंपनी है उसके पास एक लाइसेंस है और एक राइट टू यूज स्पेक्ट्रम यूज करने का राइट लिया जाता है गवर्नमेंट से। तो जो ये लाइसेंस और राइट टू यूज स्पेक्ट्रम ट्रांसफर हो जाएगा जेड लिमिटेड के पास, जो नई कंपनी है रिजल्टिंग कंपनी, तो कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, कोई टैक्स यहाँ पे अराइज नहीं होगा। उसके बाद है टैक्स इंसेंटिव टू शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी। तो शेयर होल्डर्स की अगर बात करूँ तो सबसे मुद्दा आता है कैपिटल गेन का। तो इसमें जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स की, क्योंकि डीमर्ज के अंदर जो डीमर्ज कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है अब वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो इस रिजल्टिंग कंपनी को इस शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, शेयर के बदले शेयर। तो अगर किसी शेयर होल्डर ने डीमर्ज कंपनी के अंदर होल्डिंग कर रखी है, शेयर्स परचेज कर रखे हैं 1/5/12 को, अब डीमर्ज हो गया इस डीमर्ज कंपनी का, वो रिजल्टिंग कंपनी इशू करेगी, उसने 15/5/18 को नए शेयर इशू किए, तो होल्डिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? 1/5/12 से। जब ये सेल करेगा तो होल्डिंग पीरियड काउंट हो जाएगा 1/5/12 से, यानी शेयर होल्डर जब सेल करेगा शेयर्स को जो रिजल्टिंग कंपनी ने दिए हैं उसको, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/5/12 से स्टार्ट होगी, मतलब पीरियड फॉर विच शेयर्स इन डीमर्ज कंपनी वर हेल्ड वो काउंट हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद है एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। अब देखो डीमर्ज कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको रिजल्टिंग कंपनी शेयर्स देगी, शेयर्स के बदले शेयर्स, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है शेयर्स का उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। उसके बाद है टैक्स इंसेंटिव्स टू रिजल्टिंग कंपनी, यानी रिजल्टिंग कंपनी मतलब जेड लिमिटेड नई कंपनी, उसको क्या टैक्स इंसेंटिव है, क्या टैक्स बेनिफिट। सबसे पहले जो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, कौन? डीमर्ज कंपनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड राइट टू यूज स्पेक्ट्रम। तो सेक्शन 35A(b)(a) के तहत आता है राइट टू यूज स्पेक्ट्रम, और 35A(b)(b) के तहत आता है लाइसेंस। तो डीमर्ज कंपनी जब बिजनेस ट्रांसफर करेगी रिजल्टिंग कंपनी को, तो जो ये लाइसेंस इसके पास है, राइट टू यूज स्पेक्ट्रम इसके पास है, इसके ऊपर इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और इसको डिडक्शन मिलेगी। तो जब अब बिजनेस इसके पास चला जाएगा रिजल्टिंग कंपनी के पास, तो रिमेनिंग क्लेम अगर कुछ बच जाता है तो वो रिमेनिंग क्लेम कौन लेगा? रिजल्टिंग कंपनी लेगी, जो भी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो क्लेम कर लेगी रिजल्टिंग कंपनी। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सेक्शन 35D। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस जो अंडरराइटिंग कमीशंस हो गए, ब्रोकरेज हो गया, और जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त, ड्राफ्ट करते वक्त, प्रिंटिंग करते वक्त जो भी खर्चा होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है। तो सेक्शन 35D बोलता है कि अगर कोई कंपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे खर्चा करती है, वो इंडियन कंपनी है और उसका होता है डीमर्ज, तो डीमर्ज इंडियन कंपनी जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे खर्चा करेगी उसको डिडक्शन मिल जाएगी 20% हर साल, यानी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगी। अगर कोई डिडक्शन उसकी रिमेनिंग रह गई डीमर्ज कंपनी की, तो रिजल्टिंग कंपनी जो नई कंपनी बन रही है वो क्लेम कर लेगी डिडक्शंस बाकी इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद है सेक्शन 35DD बोलता है एक्सपेंस फॉर डीमर्जर, कि डीमर्ज कंपनी जो अगर इंडियन कंपनी है और जो भी वो खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है डीमर्ज के ऊपर, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी 20% के हिसाब से, यानी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के। सेक्शन 35E बोलता है अगर कोई कंपनी एक्सपेंस करती है ऑन प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, जमीन से खोदना, उससे एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना और प्रोडक्शन करना मिनरल्स का, तो डीमर्ज कंपनी जो भी एक्सपेंस करेगी प्रोस्पेक्टिंग पे, एक्सट्रैक्शन पे, प्रोडक्शन पे, तो उस एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिल जाती है इनको। तो बिजनेस ट्रांसफर होगा रिजल्टिंग कंपनी को, अगर रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी है तो रिमेनिंग जो है डिडक्शंस वो क्लेम कर लेगी रिजल्टिंग कंपनी। उसके बाद सेक्शन 42(2) के तहत बोला कि एक्सपेंस ऑन प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस,
मतलब कोई कंपनी अगर डीमर्ज कंपनी एक्सपेंस करती है प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, तो उसकी उसको डिडक्शन मिलेगी जो भी वो एक्सपेंस करती है इसको ऊपर, और रिमेनिंग एक्सपेंस अगर कोई रह गया तो रिजल्टिंग कंपनी बाकी डिडक्शंस क्लेम कर लेगी। लेकिन ध्यान रहे रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 35 DD दादा एक्सपेंस ऑन VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के ऊपर अगर कोई कंपनी खर्चा करती है, यानी डीमर्ज कंपनी अगर एक्सपेंस करती है VRS के ऊपर यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एम्प्लॉय को ऑफर करती है अपनी इच्छा से आप जाना चाहते हो कंपनी छोड़ के, तो उसको बोलते हैं VRS वॉलंटरी। अपनी इच्छा से एम्प्लॉय अगर स्कीम ऑप्ट कर लेता है तो उसको VRS बोलते हैं। उस पर जो भी वो एक्सपेंस करेगी कंपनी डीमर्ज कंपनी, उस एक्सपेंस की उस डीमर्ज कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे अगर बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा रिजल्टिंग कंपनी को, तो बाकी जो भी डिडक्शंस होगी वो क्लेम करेगी रिजल्टिंग कंपनी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद सेक्शन 43(1) बोलता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी एसेट्स की इन द हैंड्स ऑफ डीमर्ज कंपनी, वही एक्चुअल कॉस्ट जाएगी रिजल्टिंग कंपनी के पास। लेकिन ध्यान रहे कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो WDV से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 43(6) बोलता है कि WDV जो होगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स का इन द हैंड्स ऑफ डीमर्ज कंपनी, जो भी WDV होगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स का वो ट्रांसफर हो जाएगा रिजल्टिंग कंपनी को। उसके बाद डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम अंडरटेकिंग, अगर रिजल्टिंग कंपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है 80IAB की, 80IB IC 80I, जो कि एक तरह से प्रॉफिट में से जितना प्रॉफिट होता है पूरा डिडक्शन मिल जाती है इन सेक्शंस में, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो अगर देखो अंडरटेकिंग को अगर प्रॉफिट्स में से डिडक्शन मिल जाए तो उसकी टैक्स लायबिलिटी तरह से कम हो जाती है। उसके बाद 10AA में बोला कि अगर कोई यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है वो ट्रांसफर कर देती है अपनी ही यूनिट को किसी और यूनिट के अंदर, तो जो भी वो बेनिफिट 10AA में लेती है यूनिट अगर चली गई दूसरी यूनिट के पास, तो वो दूसरी यूनिट रिमेनिंग पीरियड के लिए डिडक्शन ले लेगी। उसके बाद बोला कि रिजल्टिंग कंपनी अप्लाई कर सकती है टोनेज टैक्स स्कीम के लिए फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए। मान लो कि डीमर्ज फॉरेन कंपनी जो है टोनेज टैक्स स्कीम का बेनिफिट ले रही है और कुछ पीरियड बाकी है बेनिफिट लेने के लिए, तो उसके लिए फिर अप्लाई कर सकती है रिजल्टिंग कंपनी, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। उसके बाद जो भी एक्यूमुलेट बिजनेस लॉस होगा, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस की बात कर रहा हूँ, और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा वो रिजल्टिंग कंपनी उस लॉस को और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकती है। और जो बिजनेस लॉस होता है नॉन स्पेकुलेटिव उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर मान लो डीमर्ज कंपनी ने 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो रिमेनिंग 4 साल के लिए कर लेगी रिजल्टिंग कंपनी। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डीमर्ज कंपनी। डीमर्ज कंपनी ने कोई अलाउंस कोई डिडक्शंस अगर क्लेम कर लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर और लॉस या ट्रेडिंग लायबिलिटीज, तो रिजल्टिंग कंपनी को अगर कुछ ऑब्टेन होता है, कुछ प्राप्त होता है, कोई अमाउंट प्राप्त होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर और लॉस, या कोई बेनिफिट मिलता है इन ट्रेडिंग लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्टिंग कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा उस बेनिफिट पे, उस अमाउंट पे जो उसको रिकवर हो रही है। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी ऑफ डीमर्ज कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच सक्सेशन टुक्स प्लेस। यानी अगर मान लो कि डीमर्ज फॉरेन कंपनी का डीमर्ज कंपनी अगर किसी प्रीवियस ईयर के दौरान अगर उसका होता है सक्सेशन, उसका बिजनेस ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर की डेट तक जितना भी उसका कोई बिजनेस इनकम है, कोई कैपिटल गेन है, अगर उसने उस पर टैक्स पे नहीं किया, तो ऐसे केसेस में जो रिजल्टिंग कंपनी होगी उससे टैक्स की रिकवरी की जा सकती है। उसके बाद लास्ट में मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ली है डीमर्ज के ऊपर, देख लेते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है ओ कंपनी की, बैलेंस शीट दे रखी है ओ कंपनी की, इसकी 2 यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अब यूनिट 1 जो है उसका डीमर्ज होगा, यूनिट 1 का डीमर्ज होता है। एसेट्स दे रखी है ओ कंपनी की फर्स्ट यूनिट की, जो FA है फिक्स एसेट WDV दे रखा है 10 लाख रुपए है, यूनिट 2 का 2 लाख रुपए है, 20 लाख है, और हेडक्वार्टर का 5 लाख है फिक्स एसेट्स, टोटल हो गया 35 लाख रुपए। उसके बाद जो करंट एसेट्स है यूनिट 1 की वो 5 लाख रुपए है, यूनिट 2 की 7 लाख है, और हेडक्वार्टर की 1 लाख, टोटल हो गया 13 लाख। तो टोटल जो एसेट्स होगी यूनिट 1 की वो 15 लाख हो गई, यूनिट 2 की 27 लाख हो गई, और हेडक्वार्टर की 6 लाख, तो टोटल हो गया ये 48 लाख। ऐसी लाइबिलिटीज दे रखी ओ कंपनी की, इसकी शेयर कैपिटल बोला क्या 2 लाख शेयर से 10 रुपए के हिसाब से, तो यानी 20 लाख कैपिटल हो गई ओ कंपनी की। रिजर्व एंड सरप्लस बोला 12 लाख रुपए हेडक्वार्टर के पास पड़ा हुआ है। लोन्स है यूनिट 1 का 2 लाख रुपए, यूनिट 2 का 4 लाख है, हेडक्वार्टर का लोन पड़ा है 2 लाख, टोटल हो गया 8 लाख।
करंट लायबिलिटीज दे रखी है, 1.5 लाख रुपए यूनिट 1 की है, 4 लाख यूनिट 2 की है, 2.5 लाख जो है हेडक्वार्टर के पास पड़ा है करंट लायबिलिटीज का, टोटल है 8 लाख। तो टोटल आ जाएगा 48 लाख जो है ये लायबिलिटीज की है। डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है जो रिजल्टिंग कंपनी अलॉट करेगी, यानी रिजल्टिंग कंपनी कितने रुपए के शेयर्स इशू करेगी वो निकालना है। और एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं 10 रुपए, यानी 1000 रुपए के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। आपको ये बताना है कि इस शेयर होल्डर्स को जो रिजल्टिंग कंपनी है वो कितने रुपए के शेयर्स इश्यू करेगी। इसने डीमर्ज कंपनी के अंदर 100 शेयर्स लिए हैं 10 रुपए के हिसाब से, यानी 1000 रुपए, टोटल 20 लाख की कैपिटल में इसका 1000 रुपए का कैपिटल है, इसने 1000 रुपए लगा रखे हैं। तो आपको बताना है कि रिजल्टिंग कंपनी इसको कितने रुपए के शेयर इशू करेगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है कि रिजल्टिंग कंपनी कितने के शेयर इशू करेगी। कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स टू बी इशूड बाय रिजल्टिंग कंपनी। सबसे पहले आपको देखना है एसेट्स लेना है यूनिट 1 का, क्योंकि यूनिट 1 का डीमर्ज हो रहा है, यूनिट 1 का डीमर्ज हो रहा है। तो एसेट्स लेंगे यूनिट 1 की जो 15 लाख रुपए दे रखी है। लायबिलिटी इसमें लेस कर देंगे हम, यूनिट 1 की लायबिलिटी है 2 लाख प्लस 1.5 लाख होगी 3.5 लाख रुपए, लेकिन हम 3.5 लाख लेस नहीं करेंगे, हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि देखो 48 लाख टोटल एसेट्स है, इसमें से 15 लाख है यूनिट 1 की, तो जितना इसका प्रोपोर्शन बनेगा उसका प्रोपोर्शन चार्ज कर लेंगे हम लायबिलिटी के ऊपर। 3.5 लाख की लायबिलिटी की जगह पे हम लेस करेंगे 1,09,375। तो 15 लाख में से जब 1,09,375 लेस कर देंगे लायबिलिटी हम एसेट्स में थे, तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय रिजल्टिंग कंपनी, यानी रिजल्टिंग कंपनी जो है वो 13,90,625 के शेयर इशू करेगी। हमें निकालना है कि ए जो शेयर होल्डर है उसको कितने रुपए के शेयर इशू करेगी रिजल्टिंग कंपनी, क्योंकि इस शेयर होल्डर के डीमर्ज, इस ओ कंपनी में जो डीमर्ज कंपनी है इसकी 20 लाख की कैपिटल में इसके 1000 रुपए के शेयर है, तो 13,90,625 में इसकी जो होल्डिंग आ जाएगी वो 695 रुपए की आएगी, यानी रिजल्टिंग कंपनी 695 रुपए के शेयर इसको इशू करेगी। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।